तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में एसएससी जेईई 2022 मैकेनिकल 14 नवंबर के एग्ज़ाम पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इन टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और हर क्वेश्चन के पीछे 30 सेकंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट है, मेजॉरिटी क्वेश्चन इजी है, माइनॉरिटी मॉडरेट है। सवाल बन जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करना है? इसी एसएससी जेईई एग्जाम कोर्स के अंदर जाना और जो कंसेप्चुअल फोल्डर है उसको रेफर करना। अब ये सारी चीज़ ट्रेनिंग जेन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप के अंदर प्रोवाइड की गई है, तो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, तब आपको वो कंसेप्चुअल फोल्डर मिलेगा। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान है। चेक करो, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। इन अ कोड लैंग्वेज रिएक्शन इज रिटन एज 9, 22, 26, 24, 7, 18, 12, 13. साइंस इज रिटन एज लाइक दिस. हाउ विल केमिकल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो ये रहे आपके पास चार ऑप्शन। अब अगर ध्यान से देखें, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला सेक्शन है। अब कोडिंग डिकोडिंग के अंदर यहाँ पर लेटर को नंबर की तरह कोड किया गया है। अगर ऐसी बात है तो ये चार्ट को याद करना है। ABCDEFGHI JKLMN OPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जाते हैं और ये रिप्लेसमेंट लॉजिक के हिसाब से AZBY ऐसे रिप्लेसमेंट आपको याद होगा। इस पर बहुत सारे सवाल हमने किए, बट यहाँ पर रिप्लेसमेंट लॉजिक थोड़ी ना है, लेटर और नंबर का खेला है। तो चलो देख लेते हैं वो भी। R को 9 की तरह कोड किया है। अगर R को 9 की तरह कोड किया है तो ये रहा R और ये रहा 9। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ किया गया है वो है लेटर के ऑपोजिट वाला नंबर। क्या है लॉजिक? लॉजिक बड़ा आसान है। यहाँ पर लेटर के ऑपोजिट जो नंबर है वो यूज़ किया गया है एज कोड। अब मैं रीचेक करने के लिए देख रहा था क्या E22 उसी लॉजिक से बैठ रहा है। E के ऑपोजिट में 22, यस। अगर यहाँ पर फिट हो रहा है तो नेक्स्ट में भी देखो, S के इसमें 8 लिखा गया है, तो S के ऑपोजिट में 8 है क्या? S के ऑपोजिट में 8 है। चलो, अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब क्या पूछ रहे हैं? केमिकल किस हिसाब से कोड किया जाएगा? CHEMICAL। तो सबसे पहले C ये रहा, इसके ऑपोजिट वाला नंबर 24, तो लिख दो 24। H के ऑपोजिट वाला 19 है, तो ये रहा 19, हमने कोड कर दिया। अच्छा, ये दो नंबर निकाल लिए, तो एक बार रीचेक भी कर लो आपके ऑप्शंस। 24 और 19 कहाँ पर है? इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत। इसमें भी नहीं है, ये भी गलत। इसमें 24 तो है बट 19 नहीं है, ये भी गलत। 24, 19 इसी में है, डन एंड डस्टेड। देखा, 30 सेकंड में बन गया। यहाँ पर सब कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 30 सेकंड दिए जाते हैं। 30 सेकंड के अंदर अगर आपको सॉल्व करना है तो सब कुछ यहाँ पर फाइंड करते नहीं बैठ सकते। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया पहला सवाल। अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के हिसाब से, यानी ABCDEF उस अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के हिसाब से आपको बताना है इन वर्ड्स की रैंकिंग क्या रहेगी। तो रैंकिंग पर बेस्ड सवाल, ऐसे सवाल हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किए हैं। तो चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये सही से बना पाते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है उनको लिख दो, COMP, ये सभी में कॉमन है। उसके बाद अलग अलग लेटर्स आ रहे हैं, जैसे A, L और E, है ना। ये तीन ही डिफरेंट है, बाकी इसमें तो सेम है। A, L, E, ये तीन यूनिक लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सबसे पहले कौन आता है? सर सबसे पहले A आता है, फिर E आता है, फिर L आता है। अच्छा, अगर A आता है तो अब COMPA से बनने वाले वर्ड्स बताओ। COMPA से ये बन रहा है, COMPA से ये बन रहा है, और कोई नहीं बन रहा है जी। अगर ये बन रहे हैं तो इनमें कौन कौन से लेटर्स है? अब सर S और T, S और T। तो अब बताना, ABCDEFGHI JKLMN OPQRS, S पहले आता है। अगर S पहले आता है, T बाद में आता है, तो आंसर जो ऑर्डर इनको चाहिए वो मिल रहा है कि ये S वाला प्लेयर सबसे पहले आएगा रैंकिंग में, यानी कंपैशन सबसे पहले होगा। कंपैशन सबसे पहले होगा, और फिर जो T वाला प्लेयर है ये कॉम्पैटिबल, ये कॉम्पैटिबल नेक्स्ट आएगा। सो 1 के बाद 5 आना चाहिए। इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें है, इसमें है। तो अब यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है, देखो, ये तो गलत हमने साबित कर दिया, और किसको गलत साबित कर दिया? इसको गलत साबित कर दिया। इन दोनों में लड़ाई चल रही है, और ये सॉल्व हो जाएगी जब आप नेक्स्ट दो रैंकिंग फाइंड कर लेते हो। अब नेक्स्ट रैंकिंग फाइंड करने के लिए E का सहारा लेना पड़ेगा। COMPE के बाद डैश। तो यहाँ पर हम देख रहे थे ई से बनने वाले शब्द कॉम्पिटेंस एंड कंपेंडियस है।
अच्छा, तो कॉम्पिटेंस जब कह रहे हैं तो टी आ रहा है, ई के बाद टी आता है, और इधर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, कॉम्पेंडियस के अंदर एन आ रहा है। अब इनमें कौन है फर्स्ट सेकंड रैंकिंग में? अगेन अगर आप जाओगे ABCDFG HIJKLMN आ गया, तो यहाँ पर एन आ गया, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, यानी कॉम्पेंडियस आना चाहिए आपका नेक्स्ट। तो कॉम्पेंडियस यानी सिक्स्थ पर वो है, तो ये आना चाहिए आपका ऑर्डर के हिसाब से नेक्स्ट। और उसके बाद है हमारा कॉम्पिटेंस। सो 1 5 6 4 ये आपका ऑर्डरिंग होना चाहिए, रैंकिंग होना चाहिए, जो हमको ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है तो वो सही है, और ये वाला जो ऑप्शन 4 है वो गलत हो गया। ठीक है, इजी। चलो आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म। ओके, अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ऑनेस्ट इज टू, ये क्या है वर्ड? ऐसा नहीं लग रहा है कि फर्स्ट लेटर लास्ट को चला गया, सेकेंड लास्ट को चला गया, थर्ड लास्ट को चला गया, ऐसे करके लिखा गया है? और अगर हाँ तो जंगल इज टू ये भी ऐसे ही लिखा गया है, तो च्विंग इज टू वॉट? तो लॉजिक पढ़ कर ही हमको समझ में आ गया कि जो लॉजिक है यहाँ पर वो है कि जो फर्स्ट लेटर है वो लास्ट को भेज दिया, जो सेकेंड लेटर है वो सेकेंड लास्ट को भेज दिया, और ऐसे ही करते जा रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो च्यूइंग के अंदर सी पहला था, तो अब सी लास्ट होना चाहिए, तो सभी में है। फिर उसके बाद एच होना चाहिए, एच किस में नहीं था? इसमें नहीं था, ये गलत हो गया। फिर ई हो, च्यूइंग के अंदर ई आना चाहिए, तो ई इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें ई है, इसमें भी ई है। फिर कौन है? फिर डब्लू है, डब्लू इसमें नहीं है, देखो आई आ गया। इसके लिए सिर्फ 4 बच गया है, 4 बिल्कुल ठीक है, ईजी। चल अगला सवाल जो है वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट से है। सिटी सी इज नॉर्थ ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन जॉइनिंग सिटी ए एंड सिटी बी। सिटी ए इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सिटी ई एंड साउथ वेस्ट ऑफ सिटी सी। इफ सिटी डी इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी सी एंड नॉर्थ ऑफ सिटी बी, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सिटी डी विद रिस्पेक्ट टू सिटी ई। और ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं, डंडी बना करके सॉल्व करना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन करना है। ठीक है, तो ये जिप्सॉ पजल जैसा है। चलो जिनको नहीं पता मैं करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो दिया गया है, सिटी सी इज टू द नॉर्थ ऑफ मिड पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जॉइनिंग सिटी ए एंड बी। देखो सिटी ए सिटी बी ये जब ज्वाइन हुए तो इनका मिड पॉइंट बीच में, अब बीच में से आप नॉर्थ चूज करोगे तो सिटी सी मिलेगी। ऐसे आपको स्टिक डायग्राम बनाते हुए चलना है, फिर बाद में लास्ट में इन सभी को कंबाइन करके कंक्लूजन क्रिएट करना है। अब जो नेक्स्ट है, सिटी ए इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सिटी ई। ओके, ये सिटी ई, इसका नॉर्थ ईस्ट कौन होगा? ये वाली डायरेक्शन। यहाँ पर कौन है? सिटी ए है। फिर वो कह रहे हैं कि सिटी ए जो है साउथ वेस्ट ऑफ सिटी सी है। अच्छा, तो ये हमारा सिटी सी, इसका साउथ वेस्ट ये रहा नीचे, यहाँ पर है हमारा सिटी ए। ये भी क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट डायग्राम, सिटी डी इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी सी। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? सिटी डी इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी सी, तो ये सिटी सी हो गया, इसका ईस्ट ये रहा, यहाँ पर डी है। और फिर कह रहे हैं कि ये जो सिटी डी है ना, ये नॉर्थ ऑफ सिटी बी है, नॉर्थ में हो तुम। ठीक है, तो ये सिटी बी अगर नीचे है तो इसका नॉर्थ ऊपर होगा, तो नॉर्थ पर सिटी डी बैठा है। तो सारा का सारा डायग्राम रेडी हो गया। अब फाइनली कंबाइन करके बताना है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सिटी डी विथ रिस्पेक्ट टू सिटी ई। चलो कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन जब मैं बना रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहले तो ये जो ए और बी की जो जॉइनिंग है, और फिर मिड पॉइंट से यहाँ से सी बन रहा है। ठीक है, फिर सी कनेक्टेड है देखो डी और बी से, तो यहाँ पर इस प्रकार से डी से कनेक्टेड है, डी बी से कनेक्टेड है। ये देखो अच्छा डायग्राम बन रहा है। उसके बाद ए ई से कनेक्टेड है और ए सी से कनेक्टेड है, तो देखो ए सी से तो इस प्रकार से कनेक्ट हो गया, ए ई से कनेक्ट करना है तो थोड़ा सा पीछे जा करके ये रहा, है ना। तो पूरा का पूरा डायग्राम रेडी है। अब क्या हाईलाइट करे? पोजिशन ऑफ सिटी डी विथ रिस्पेक्ट टू सिटी ई। सिटी डी विथ रिस्पेक्ट टू सिटी ई, ई के कंपेयर में डी कहाँ बैठा है? ई पर खड़े रहो और डी पर नजरें लगाओ, ई पर खड़े रहो, डी पर नजरें लगाओ, तो सर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पर बैठा है। क्या है आंसर? नॉर्थ ईस्ट पर बैठा है, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर खड़े रहना है, कहाँ पर देखना है। अगर आप उल्टा करोगे ना, आप डी पर खड़े रह करके ई को देखोगे तो आंसर अलग आएगा। क्या आंसर आ रहा है? साउथ वेस्ट, है ना। तो साउथ वेस्ट भी एक ट्रैप मौजूद है, तो बच करके रहना रे।
यहाँ पर साउथ वेस्ट को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो कह रहे थे पोजीशन ऑफ सिटी डी विथ रिस्पेक्ट टू सिटी ई, सिटी ई पर खड़े रहो और डी को देखो, तो नॉर्थ ईस्ट में देखना पड़ेगा। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड फोर्थ इज रिलेटेड टू द थर्ड। अगेन यहाँ पर एनालॉजी आपको खोजना है। टिन 3 इज टू VGP15, क्या ऐसा रिलेशनशिप है इनमें जो सेम है, इनमें जो सेम होना चाहिए इनमें। अब वो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, अब ये एनालॉजी प्लस कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपके पास क्या होना चाहिए, ये डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम के साथ साथ यहाँ पर है ना सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स नहीं है, लेटर्स के साथ नंबर्स भी है, जैसे 3 के बाद 15, 4 के बाद 20। तो यहाँ से कुछ आपको मिला नंबर्स में, नंबर्स में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कुछ रिलेशनशिप मिला कि 3:15 और फिर 4:20, तो 8:, क्या होगा। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर हम करें into 5, 3 5s are 15। यहाँ पर भी अगर into 5 करें तो 4 5s are 20 आता है। तो यहाँ पर भी into 5 करना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क कितना होगा, 8 5s are 40, 40 इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, बाकी में 40 दिखाई दे रहे हैं। तो ये नंबर वाला तो ईजी था, ये तो सॉल्व हो गया। अब जो लेटर वाला है उनको देख लेते हैं। अब लेटर के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, जो फर्स्ट और सेकंड में लेटर्स थे वो थे TIN VGP, नेक्स्ट इसमें था मन और ये रहा OYP, नेक्स्ट इसमें नट था। अब क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो T से V जाने के लिए कौन सी यात्रा करनी पड़ेगी सर, T से अगर आपको V जाना है फॉरवर्ड 2 कदम की यात्रा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये +2। अब I से G जाना है, I से आपको जाना है G, पीछे जाना पड़ेगा 2 कदम पीछे। N से P जाना है तो क्या करें, N से P जाना है 2 कदम आगे, ये लो 2 कदम आगे। सो यहाँ पर आपको पैटर्न समझ आ गया, +2 -2 +2, क्या यहाँ पर भी यही हो रहा है। M से O जाने के लिए +2, यस, तो सेम पैटर्न है, क्लियर हो गई। ये आप बात खुद से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर हो गया तो बाकी को भी फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। अब ऐसे अगर हम जाए तो N से +2, N से +2 P पर पहुँचोगे, P पर पहुँचोगे तो ये रहा P, तो क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। अब P आ गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा, U से 2 कदम पीछे, U से 2 कदम पीछे तो आप आओगे S पर। फिर हमको जाना है T से 2 कदम आगे, T से 2 कदम आगे हम V पर लैंड करेंगे, तो PSV लेटर्स में हो गया, नंबर्स में 40। PSV 40 कहाँ पर था, PSV 40 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर था, इसके लिए ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। तो इजी था। अगेन ये चार्ट आपको बार बार हेल्प करेगा, इसको लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। अच्छा, तो बहुत सिंपल है, जब भी ऐसे आए तो ईजी वाले डायग्राम फटाफट बना लो। जैसे ये वाला पोर्शन हम बना सकते हैं, मिरर के अंदर कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, और ये वाइट ही होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। क्या ये वाला शेप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस। क्या ये वाला शेप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस। क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नो। क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नो। तो इससे पता चल गया कि कौन से ऑप्शंस गलत है, 2 और 4 गलत है। बाकी तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 1 और 3 को फिलहाल जायज़ मान सकते हैं। बट अब तक का आंसर पर पहुँचे नहीं है। अब अगर आपको आंसर पर जाना है तो अब हम देखेंगे इस वाले को, है ना। अगर इसका मिरर होगा तो इतनू सा ही तो पोर्शन वाइट होना चाहिए, अगर इतनू सा ही तो पोर्शन वाइट होना चाहिए, तो इतना ज़्यादा पोर्शन वाइट कैसे हो गया, यहाँ पर होना नहीं चाहिए था यहाँ पर, तो इसके लिए ये गलत है। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन, डन एंड डस्टेड। तो क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, इसका मिरर जब हम देखेंगे तो उतनू सा ही पोर्शन आना चाहिए था, यहाँ पर कुछ एक्सेस पोर्शन इन्होंने दे दिया, इसके लिए ऑप्शन 3 गलत था। तो इजी है, ये वाले सवाल आपको जल्दी से बनाने हैं ताकि कठिन सवालों पर आप समय दे सको। जैसे ये वाला सवाल है ना, ये वाला कठिन होता है। इसमें मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाई है, सारे के सारे ऑप्शन उठाओ, इसमें पुट कर दो और फिर चेक करो। जैसे सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि डैश के जे डैश के जे के डैश जे डैश डैश, ये मैं 4 बार कॉपी करूँगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, 4 बार कॉपी कर लिया। अब जैसे ऑप्शंस कह रहा है वैसे प्लेसमेंट करते जाओ, जे जे के, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है जे के जे, फिर जो नेक्स्ट है के जे
के जे, फिर जो लास्ट है के जे के। तो अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने लास्ट के 4 के ग्रुप बना करके यहाँ पर चेक करना चाहा कि कौन सेम है कौन डिफरेंट है, तो मुझे पता चला कि सभी के सभी डिफरेंट है। देखो के जे के जे के कोई भी सेम नहीं है, यानी 4 का ग्रुप बनाया नहीं जा सकता। तो 3 का ग्रुप बना करके देख ले, 3 का ग्रुप बनाए तो जे के, फिर बाद में जे के के। तो हाँ, यहाँ पर 2 सेम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 का ग्रुप बनाया जा सकता है। अब फोकस करो, अगर 3 का ग्रुप बनाया जा सकता है तो 3 के खेले में कौन कौन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जे के जे यहाँ पर सेम हो गया, फिर जे के यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, इधर जे के जे का भी पेयर है तो हम कुछ कर नहीं सकते, फिर यहाँ पर जे के जे। तो कहीं ना कहीं जे के जे आपके दिमाग में पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो अब वही चेक कर लेते हैं, क्या जे के जे पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है। परफेक्टली करेक्ट। नीचे को के जे के जे नहीं, तो यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड में कोई यूनिकनेस नहीं है, तो इसलिए थर्ड वाला गलत हो गया, है ना, थर्ड वाला गलत हो गया, यही सही हो गया। और बाकी का तो क्या कहना, जब हमने लास्ट में चेक किया था तो इन दोनों में ही रिपीटेशन का एक फैशन मिला था कि 3 का जब हम ग्रुप बना रहे थे, है ना, 3 का ग्रुप में यहाँ पर हमको सेकंड और थर्ड में ही मिला था सेम टू सेम। तो एक कहीं ना कहीं जे के जे वाला एक पैटर्न दिमाग में था, इसलिए हमने जब चेक किया तो यस, रिपीटेशन ऑफ जे के जे यहाँ पर चेक किया जा रहा था, एंड हेंस ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अच्छे सवाल होते हैं ये, इसका सिंपल ट्रिक यही है, ऑप्शंस को पुट करो और फिर बाद में पैटर्न एनालिसिस करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार, इजी वाला सवाल है, ध्यान से देखना। रिप्लेसमेंट एंड सॉल्व, यहाँ पर ए को एडिशन की तरह, बी को मल्टीप्लिकेशन की तरह, सी को माइनस की तरह, डी को डिवीजन की तरह ट्रीट करना है। सो 128 माइनस 7 इंटू 21 प्लस 64 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है। सर बोर्ड मास के हिसाब से डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सो 128 माइनस 7 इंटू 21 इज़ 147 और यहाँ पर ये 32 हो रहा है। अब जब एडिशन करोगे 128 प्लस 32 तो ये 160 आ जाएगा और माइनस 147 करने पर 13 आंसर आ रहा है। सो यस, ऑप्शन 2 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल सिलोजिज्म से है, ऊपर की पूरी कहानी सिलोजिज्म का मतलब बताया गया है, बट मेन कहानी यहाँ पर है स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट पढ़ो, वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम के हिसाब से कंक्लूड हो रहा है या नहीं वो चेक करना है। और कंक्लूजन में हमेशा याद रखना, अगर एक भी केस में फेल हो गया तो यूनिवर्सली वो फेल हो जाता है। याद रखना, एक भी केस में कोई कंक्लूजन फेल हो गया तो यूनिवर्सली फेल हो जाता है। चलो, ऑल बर्ड्स आर काइट्स, ऑल बर्ड्स कम्स अंडर काइट्स, सम काइट्स आर इम्पोर्टेड, नो इम्पोर्टेड थिंग्स आर रेड। तो इम्पोर्टेड और रेड में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब कोई संबंध नहीं है तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, जैसे रेड यहाँ पर आ सकता है, इस प्रकार से आ सकता है, बाहर आ सकता है, ऐसे 3 केसेस बन सकते हैं। तो चलो वो तीनों केस मैं बना लेता हूँ इस फिगर को मद्देनज़र रखते हुए। जो 3 केसेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं कि ये रहा बी और ये रहा के और ये रहा आई। ये फिगर तो कॉमन रहेगा ही, और वो जो आर का खेला है वो आर चेंज होता रहेगा। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट इसमें भेज देता हूँ और नेक्स्ट इसमें भेज देता हूँ। अब ध्यान से देखना, जो आर है वो शायद इस प्रकार से भी हो सकता है, तो कभी इस प्रकार से भी हो सकता है, तो कभी बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 केसेस रेडी हो गए। अब कंक्लूजन को देखो, नो काइट इज रेड, नो काइट इज रेड, ये देखो नो काइट इज रेड कहना गलत है, इसमें सम काइट इज रेड, सम काइट इज रेड। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन 1 है वो फेल हो गया, है ना, इस वाले केस के हिसाब से कंक्लूजन 1 यहाँ पर फेल हो गया। सम बर्ड्स आर रेड, सम बर्ड्स आर रेड, ये देखो कंक्लूजन 2 यहाँ पर फेल हो गया, बिकॉज बर्ड्स और रेड्स डिसजॉइंट है। सो नो बर्ड इज अ रेड, आप सम बर्ड्स रेड कैसे कह रहे हो। कंक्लूजन 3 जो है, सम काइट्स आर रेड, सम काइट्स आर रेड, सम काइट्स आर रेड, अगेन यहाँ पर फेल हो गया ना। सम काइट्स आर रेड यहाँ पर
कंक्लूजन 3 जो है वो भी फेल हो गया। सम काइट्स आर रेड कैसे संभव है, बिकॉज नो काइट इज़ अ रेड। तो मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ रही है कि यहाँ पर नो काइट इज़ अ रेड, यहाँ पर फेल हो गया बिकॉज सम काइट वॉज रेड। फिर सम बर्ड्स आर रेड फेल हो गया क्योंकि बर्ड्स और रेड डिसजॉइंट थे। फिर सम काइट्स आर रेड फेल हो गया बिकॉज अगेन काइट्स एंड रेड डिसजॉइंट थे। ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई भी कंक्लूजन यूनिवर्सली सही नहीं है, इसलिए सारे के सारे कंक्लूजन गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर। काउंट करके आपको बताना है। तो ये फिगर काउंटिंग वाले सवाल बच्चों को कठिन लगता है, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ छोटे से बड़े में जाना है। अब यहाँ पर ये देखो 1x1 वाले कितने अच्छे ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ही 1 2 3। तो पहले इनको मार्क कर लो। ठीक है, कट पेस्ट का बिजनेस करते हुए मैं आपको एक एक कहानी आराम से बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना है 1x1 वाली कहानी। स्पेस है आगे, चलो स्पेस है तो इधर लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाना। ये देखो, ये रहा, यहाँ से कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने 1x1 वाले 12 ट्राइंगल यहाँ पर बना लिए। अब थोड़े से बिगर ट्राइंगल्स पर जाओ, जैसे 2x2 वाले ट्राइंगल्स। 2x2 वाले ट्राइंगल्स यानी सर जी 2x2 यानी 2 ही उसमें एलिमेंट्स आने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। अब ऐसे आपको कहाँ पर दिखाई दे रहे, ये वाला, ये आपका होगा अब 13, है ना, काउंटिंग के हिसाब से 13। ये देखो ये वाला, ये हो जाएगा 14। ये देखो ये वाला, ये हो जाएगा 15। और ये वाला, ये हो जाएगा 16। हो गया 16। चलो अब 2x2 वाले और तो नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे सर जी। अब 2x2 नहीं है तो 3x3 तो हो ही नहीं सकता ट्राइंगल में यहाँ पर, तो 4x4 बड़ी साइज़ अगर हम चेक करें, तो बड़ी साइज़ में अगर चेक करें तो ये देखो 1 2 3 4, इनको कंबाइन करते हुए ये वाली ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है। और अगर हाँ तो ये हो जाएगा आपका 17। वैसे ही ये वाली भी ट्राइंगल दिखाई दे रही होगी, ये हो जाएगा 18। तो अब चलो इसी में ही 4x4 में थोड़ी और वैरायटी है, उसको अलग से बनाते हैं। जैसे आपको 4x4 में कोई कहेगा सर ये वाला भी तो संभव है, ये देखो, यस ये आपका हो गया 19। तो कोई कहेगा सर अगर ये कर लिया तो नीचे वाला भी ले लो इस प्रकार से। तो यार नीचे वाला तो पहले से मैंने बना लिया है ना, उसको लेकर के क्या ही मिलेगा। तो सर इस प्रकार से ले लो, ये तो आपने कंसिडर नहीं किया। मैंने कहा हाँ ये कंसिडर नहीं किया है, तो ये हो जाएगा आपका 20। चलो तो क्या 20 आंसर हो गया। तो हड़बड़ी में फटाफट से लोग कहते हैं हाँ सर जी 20 हो गया, ये गड़बड़ है, 20 नहीं है। और भी अगर है तो चेक करना है, कुछ स्पेशल रह तो नहीं गया हमसे कुछ, तो चेक करना है। तो आपको दिखाई देगा ये कुछ माउंटेन वाले शेप भी थे, ये माउंटेन, ये आपका 21st ट्राइंगल, ये एक और माउंटेन, ये आपका 22nd ट्राइंगल। सो आंसर इज 22 ट्राइंगल्स थे। ठीक है, 22 ट्राइंगल्स यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। यहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने हड़बड़ी में गड़बड़ी की होगी। जब भी फिगर काउंटिंग का सवाल आए समय दीजिए, है ना। जब भी सिलोजिज्म आए फटाफट से बना दीजिए। जब भी ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के आए ये फटाफट से बना दीजिए। जब भी इस वाले सवाल में आप उलझो तो आराम से इसको सॉल्व करो, इसमें कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल आपको पैटर्न फटाफट से दिख जाता है ना। कभी कभी सवाल वो भी बहुत ही आसान होता है। तो याद रखना कठिन सवालों पर समय देने हैं, कंजूसी नहीं करना है। चलो अब ये सीक्वेंस सीरीज वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज 83 69 57 क्वेश्चन मार्क 39 33 29। अगर ध्यान से देखें तो 29 से 33 अगर आपको जाना है तो कितने कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे, 4। 33 से 39 अगर आपको जाना है तो कितने कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे, 6। तो ये क्या आपको दिखाई दे रहा है एक पैटर्न, नहीं दिखाई दे रहा है। चलो मैं बता देता हूँ, +4 +6 दो कदम आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर +6 से 2 कदम आगे +8, 39 + 8 करोगे तो आंसर आ रहा है 47। अच्छा क्या ये 47 सही है? फिलहाल पता नहीं, क्योंकि हमको आगे बढ़ करके चेक करना है। अगर हम यहाँ से 2 कदम देखो, +8 से 2 कदम, तो ये +10 की कहानी होनी चाहिए। तो 47 + 10 57 बन रहा है, बिल्कुल ठीक। तो आपका आंसर सही है। जस्ट थोड़ा और चेक कर लो स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर +12 करे तो 69 आ रहा है, +14 कर ले तो 83 भी आ रहा है। सो येस 47 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा, चेक करो। ये रहा आपका अगेन डिस्टेंस से सवाल, या आप कह लो डायरेक्शन सेंस टेस्ट से सवाल।
Sia starts from point A and drives 10.7 km towards the north. She then takes a right turn, drives 8.2 km, turns right and drives 14.3 km. She then takes a, अब यहाँ पर ये जो राइट लेफ्ट है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको खुद इमेजिन करना है सिया के डायरेक्शन में और फिर वहाँ से राइट लेफ्ट लेना है. चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ. मान लेते हैं कि आप सिया हो और आप इस पॉइंट ए पर हो. अब ये पॉइंट ए से कहाँ पर जा रही है? ड्राइव्स टूवर्ड्स द नॉर्थ. कहीं पर भी रहो, सिया इधर रहे उधर रहे किधर भी रहे, नॉर्थ तो सभी का ऊपर है, कहीं से भी जाओ नॉर्थ तो सभी का ऊपर है. ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कहेंगे कि ये नॉर्थ जाती है कितना किलोमीटर? 10.7 किलोमीटर. और फिर अब सिया का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग है. ठीक है, तो उसका राइट जो होगा वो ये होगा, लेफ्ट जो होगा इधर को होगा. तो फेसिंग के हिसाब से राइट लेफ्ट मैटर करता है ना. तो अब वो नॉर्थ को फेस कर रही है तो उस हिसाब से शी टेक्स अ राइट टर्न. अगर वो राइट टर्न लेती है तो यहाँ पर ध्यान से देखना, वो यहाँ पर उसका फेस था राइट, यानी इस साइड में होगा, इस साइड में, यानी अब इसको यहाँ पर जाना पड़ेगा राइट में. कितना किलोमीटर जाना है? 8.2 किलोमीटर. ये लो 8.2 चली गई वो. अब जब यहाँ पर जा रही है अगेन उसका फेस देखना, अब उसका फेस नॉर्थ फेसिंग नहीं है. जब वो राइट टर्न मार के जा रही है तो उसका फेस भी अब राइट को देख रहा है. यानी अगर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से देखूँ तो अब वो ईस्ट को फेस कर रही है. ठीक है, इसके लिए उसका राइट ये होगा अब नेक्स्ट में और उसका लेफ्ट ये होगा, है ना. फेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है. ईस्ट को फेस कर रही है अब वो कह रहा है कि आगे के वो राइट चली गई. अब यहाँ से ईस्ट फेसिंग से वो राइट जाएगी तो नीचे जाएगी. और 14.3 किलोमीटर यानी लंबी डायरेक्शन है. देखो यहाँ से यहाँ तक 10.7 था, तो जब 14.3 कहा जा रहा है तो पक्का नीचे तक, है ना, थोड़ा सा लंबा है. ये आपका 14.3 किलोमीटर का डायरेक्शन है. अब जब वो नीचे जा रही है तो अगेन उसका फेसिंग चेंज हो गया. अब वो साउथ को देख रही है तो साउथ के हिसाब से उसका राइट ये रहेगा, लेफ्ट इस साइड रहेगा. तो अब सिया कहाँ पर जा रही है? फर्दर शी टेक्स अ राइट टर्न. आई गेस अब आपको समझ में आ रहा है राइट लेफ्ट की दुनिया. अब वो राइट ले रही है यानी यहाँ पर 5.2. अब वो वेस्ट को देख रही है, वेस्ट को देख रही है. देखो उसका फेसिंग मैं बार बार बनाते रहूँगा ताकि राइट लेफ्ट का अंदाज़ा आपको रहे. अब ये कितनी चली गई थी? 5.4 किलोमीटर चली गई थी. उसके बाद फर्दर शी टेक्स अ राइट यानी अब वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी तो अब वो वापस से नॉर्थ फेसिंग में आ गई. कितना चली गई ऊपर? 3.2 किलोमीटर ऊपर चली गई. और फाइनली उसने लेफ़्ट लिया, यहाँ से लेफ़्ट लिया यानी इस वाले पर आ गई. ठीक है, अब यहाँ पर आ गई और शायद उसने 2.8 किलोमीटर चली है वो लेफ्ट में. यस, और वो पॉइंट पी पर स्टॉप हो गई तो यहाँ पर स्टॉप हो गई. सो हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड शी नाउ ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन? उसको नॉर्थ में ही जाना पड़ेगा ताकि वो ए पर पहुँच जाए. तो नॉर्थ में जाने वाले ऑप्शंस 2, 3, 4 है. अब कितना नॉर्थ में जाना है, डिस्टेंस आपको निकालना है. अब अगर डिस्टेंस निकालना है तो ध्यान से देखना वर्टिकल वाली कहानी. वर्टिकल वाली कहानी में ये पूरा का पूरा अगर 14.3 है तो ये वाली लाइन भी 14.3 की रहेगी. ठीक है, अब आपको इतना सा फाइंड करना है. जब इतना सा फाइंड करना है तो 14.3 में से ये पोर्शन उड़ा दो जो था 10.7 वाला, उड़ा दिया 10.7. फिर नीचे वाला पोर्शन भी उड़ाओ. ये वाला कितना पोर्शन है? जितना ये पोर्शन था. ये कितना था? 3.2. तो ये कितना होगा? 3.2. तो उड़ा दो 3.2. ये लो उड़ा दिया. अगर उड़ा दिया 14.3 माइनस 10.7 माइनस 3.2 तो आपका आंसर आ रहा है 0.4 किलोमीटर. सो यस, 0.4 किलोमीटर इज देयर इन ऑप्शन 4. सो ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो बहुत ही आसान है, याद रखना. अगेन फेसिंग मैटर करता है. नॉर्थ में अगर फेस कर रही है तो राइट ये होगा, अगर ईस्ट में फेस कर रही है तो राइट ये होगा, साउथ में फेस कर रही है तो यहाँ पर राइट इस प्रकार से होगा, वेस्ट में फेस कर रही है तो राइट इस प्रकार से होगा. सो ये राइट लेफ्ट का खेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लासेस में मैंने आपको सिखाया है. चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने. इंटरचेंज वाला, जब भी ये इंटरचेंज वाले आते हैं मैंने आपको क्या कहा था? टाइम दीजिए, एक एक करके सॉल्व कीजिए. सबसे पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 जो कहता है माइनस को डिवीजन रखो, डिवीजन को माइनस रखो. चलो 784
डिवीजन हो जाएगा माइनस, फिर प्लस तो प्लस ही है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ही है, और ये माइनस जो है डिवीजन हो जाएगा। क्या ये 79 के बराबर आ रहा है? इधर ही गड़बड़ हो गई ना। 28 इंटू 2 डिवाइड बाई 63, क्या ये डिविजिबल है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन बनेगा, और जब ये फ्रैक्शन बनेगा तो LHS RHS सेम नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चलो फिर 784 मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इंटरचेंज की कहानी, प्लस और डिवीजन में कोई तकलीफ नहीं, मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसी बात है, अरे ये 79 नहीं 729 था, ठीक है जी 729। तो फ्रैक्शन वैसे भी आपको पॉइंट में आंसर देता, कहा वो आपको देता एक होल नंबर। हम तो होल नंबर की तलाश में थे जी, होल नंबर की तलाश में हो तो क्या ऑप्शन 2 से मिल रहा है? क्या 784 यहाँ पर 112 से डिविजिबल हो रहा है? ये आपको चेक करना है, और जब आप चेक करोगे तो यस ये होगा, और ये बनेगा 7, ठीक है। और अगर ये बनेगा 7, ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 126। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये दोनों को ऐड करके 126 से बड़ा नहीं आता है, नहीं आता है, तो नेगेटिव आंसर आएगा, LHS आंसर नेगेटिव आएगा। अगर LHS का आंसर नेगेटिव है तो फिर RHS से मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लॉजिक कहा, इसको सॉल्व करके आंसर आया नेगेटिव, और नेगेटिव आया तो नेगेटिव पॉजिटिव से मैच नहीं होगा। ऑप्शन 3 की तरफ बढ़ना है। 784 अब किससे क्या रिप्लेस करना है? डिवीजन को प्लस से, तो ये लो प्लस से कर लिया, प्लस को डिवीजन से कर लिया, इंटू 2 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 729। अब यहाँ पर डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में सबसे पहले कौन जाएगा? ये जाएगा, ये जाएगा, कितना बनाएगा? ये बनाएगा 4, ठीक है। फिर 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। अगर ये 8 हो गया तो 8 इसको ऐड करवा दो, 784 प्लस 8 792 हो जाएगा। 792 माइनस 63 करोगे तो 729 आएगा, यानी LHS RHS सेम होगा। अगर होगा तो हो गया, डन। फिर तो ऑप्शन 4 में जाना भी नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अब ऐसे सवालों को तो आप फटाफट बना लो क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइंड है। डी की जगह डिवीजन, ए की जगह एडिशन, बी की जगह मल्टीप्लिकेशन, सी की जगह सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसी बात है तो 121 डी की जगह डिवीजन, ए की जगह एडिशन, सी की जगह सब्ट्रैक्शन, और फिर 6 और बी है, बी यानी मल्टीप्लिकेशन। चलो बोर्ड मास के हिसाब से डिवीजन कर लो, ये आ गया 11, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लो 6 इंटू 3 18। उसके बाद 11 और 8 का सब्ट्रैक्शन करने से अच्छा इन दोनों को पहले ऐड कर लो, तो ये हो गया 26 माइनस 18। सो यस द आंसर इज 8, यानी ऑप्शन 4 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहे हैं रिलेशनशिप आपको खोजना है, और ये जो नोट है हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है कि 13 अगर नंबर दिया है तो 1 3 अलग ट्रीट नहीं करना है, 13 एज अ होल लेना है, ठीक है। सिमिलरली अगर 317 नंबर दिया है तो एज अ होल नंबर 317 लेना है, अलग अलग करके कोई ऑपरेशन नहीं करना है। तो ऐसा कौन सा रिलेशनशिप इनमें है, वही रिलेशनशिप इनमें है, वही रिलेशनशिप इनमें भी होना चाहिए। खोजिए वो क्या है रिलेशनशिप। जब भी बड़े बड़े नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेला है, वो चेक कर लेते हैं। 317, उसके बाद है 518, उसके बाद है 719, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया, बड़ा माइनस छोटा जब सब्ट्रैक्शन किया तो 201 आ रहा है। सिमिलरली बड़ा माइनस छोटा किया तो 201 आ रहा है। सेम चीज़ आगे भी हो रही है, 427, 628, 829, बड़ा माइनस छोटा 201, बड़ा माइनस छोटा 201। यस 201 का खेला है। अब एक एक ऑप्शन में चेक करो, एक एक ऑप्शन में चेक करो। जब इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया तो 101 आया, 201 नहीं आया। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने पर 201 आया, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करने पर 201 आया, डन। आगे बढ़ना ही नहीं है, बट अगर बढ़ भी लोगे तो फिर आपको इधर तकलीफ आएगी, 111 आएगा, जबकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 201 है। और इसमें तो पहली इसमें तकलीफ आ जाएगी, 204 कैसा आ गया सब्ट्रैक्शन पर। हेंस डन एंड डस्टेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जब भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर नॉट रिलेटेड इन दी सेम वे पूछा गया है, यानी यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप 3 ऑप्शन में मिलेगी, एक ऑप्शन में नहीं मिलेगा। वो जो एक ऑप्शन में नहीं मिलेगा नॉट रिलेटेड इन दी सेम वे, वो आपको खोजना है। अक्सर अगर आप पढ़ते नहीं हो ना, आप ये सोचते हो यही रिलेशनशिप किस में है, फिर किसी में मिल जाता है वो सही है ना। जैसे फर्स्ट में नहीं मिलेगा इसको गलत कहोगे, दूसरे में मिल जाएगा ये सही, जबकि गलत पूछ रहे थे, नॉट रिलेटेड इन दी सेम वे पूछ रहे थे।
तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करो कभी कभी। चलो, तो यहाँ पर रिलेशनशिप जब मैं देख रहा था 12, 18, 108, छोटा और बड़ा, बहुत बड़ा, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खेला है। तो 108 अगर मैं डिवाइड कर दूँ 12 से तो ये 9 हो जाता है। 9 से 18 पर जाना है तो इंटू 2 कर लो, आ गया। अब वही चीज़ मैंने ऑप्शन 1 में करने की कोशिश की कि 156 डिवाइड बाई 16, तो यही तो फ्रैक्शन में आ रहा है 9.75। अगर इंटू 2 कर लोगे तब भी आंसर फ्रैक्शन में है 19.5। आंसर 12 तो नहीं आया, 12 नहीं आया तो ये रिलेशनशिप मैच नहीं कर रहा, जबकि बाकी सारे रिलेशनशिप मैच करेंगे, यही नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत, मतलब ये ऑप्शन आपको क्लिक करना है क्योंकि वो गलत वाला ही पूछ रहे थे। समझ में आ रही बात है? चलो अगला सवाल दिखता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 17, चेक इट आउट। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of given set। अब रिलेशनशिप जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, वही आगे भी होना चाहिए, ऐसा वो पूछ रहे हैं। बताइए फिर कौन सा रिलेशनशिप हो रहा है? 37, 42, 126। अगेन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ तो खेला है जो आपको खोजना है। अगर खोज लोगे तो बड़ा आसान है, नहीं खोज पाए तो कठिन मामला है। चलो तो यहाँ पर खोजते हैं। 37 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ रहा है 74। 74 में अगर 42 ऐड भी कर ले, अरे तो सर जी अगर ऐड कर लोगे तो ये 6 और ये 11 हो रहा है। तो 116 और 126 तो सेम नहीं है, बट अगर हाँ 10 ऐड कर ले तो 126 पर पहुंच रहे। तो क्या ये सेम चीज़ आगे भी हो रही है? 21 में 2 कर ले तो ये 42 हो जाएगा, 42 में 26 ऐड कर ले तो ये 68 हो जाएगा, 68 में 10 ऐड कर लो तो आपका आंसर आ गया 78। हाँ आ रहा है, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हो रहा है तो अब ऑप्शन 1 को लीजिए, 33 इंटू 2 कीजिए तो ये 66 हो जाएगा, 66 में 38 ऐड कीजिए तो आंसर आ रहा है 104। अब 104 के अंदर 10 ऐड कीजिए तो ये 114 आ रहा है। तो सर जी ये भी वो रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, इसलिए वो सही है, बाकी ऑप्शंस गलत है। चेक करने की ज़रूरत तक नहीं है, समझे? अगर पहले में ही आंसर बन जाए तब, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नो चॉइस। चलो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 18, रिप्लेसमेंट लॉजिक। रिप्लेसमेंट करने के बाद बोर्ड मास के हिसाब से डिवीजन पहले, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आंसर आ रहा है? तो ये वाले इजी होते हैं और वो जो हर एक ऑप्शन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला होता है वो थोड़ा टफ होता है। सो यस, मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन के हिसाब से। 56 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 माइनस 14 प्लस 6 इंटू 5 माइनस 30। चलो ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। 56 जब 8 से डिवाइड होगा 7 बनेगा, फिर 7 इंटू 2 माइनस 14 प्लस 6 इंटू 5 30 माइनस 30। अरे ये तो कैसी बात है कि 14 14 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 30 30 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ जी, 14 14 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 30 30 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पक्का आंसर 0 आना चाहिए। सो यस, ऑप्शन 2 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कुछ क्वेश्चन के लिए तो समय देना भी नहीं है, जैसे ये वाला सवाल हो गया, ये हैमर मिरर करोगे तो इस प्रकार से होगा, मिरर है ना, इमेज, मिरर इमेज पूछ रहे हैं अबाउट एमएन, तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से यही पर मौजूद है। देखो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है, यही सही है, ऑप्शन 1 इस करेक्ट। कुछ सेकंड्स के अंदर बन जाता है। जैसे ये पढ़ो कि इस ऑर्डर से यहाँ पर अरेंज करना है जिससे एक मीनिंगफुल चीज़ आए। मीनिंगफुल चीज़ आए तो ये तो बायोलॉजिकल है, बच्चा जब पैदा हो रहा है और होने के बाद जब बड़ा हो गया है तो वो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले क्या होता है? जाइगोट, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है ना। सबसे पहले जब वो स्पर्म एग को मिलता है तो जाइगोट होता है, फिर उसके बाद वहाँ से एम्ब्रियो क्रिएट होता है। एम्ब्रियो क्रिएट होने के बाद फ्यूटस आता है, यानी उसका स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, थोड़े से हाथ थोड़े से पैर वो बनना स्टार्ट होता है। फिर वो फ्यूटस के अंदर वो एक प्रॉपर से वो अपना हाथ पैर का स्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद प्रॉपरली क्रिएट होने के बाद हम उसको बेबी के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। फिर वो बेबी बड़ा होकर के किड बनता है और वो किड बड़ा होकर के
टीनेजर बनता है और फिर मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाता है, छोरी पटाता है। चलो, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम ऑर्डर को देखें तो कौन आया सबसे पहले, इनके हिसाब से एम्ब्रियो था, फिर फीटस, तो यहाँ पर ये 4, फिर आया है बेबी, बेबी इज़ 1, उसके बाद किड यानी 3, फिर टीनेजर यानी 5। सो 2 4 1 3 5, ऑप्शन 2 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा बायो यहाँ पर चेक किया गया है। नेवरदिलेस अब यहाँ पर रीजनिंग सिलोजिज्म, ये बड़े इजी और आसान सवाल होते हैं। सम स्क्रिबल्स आर ड्राइंग, सम स्क्रिबल्स आर ड्राइंग, अच्छा सम स्क्रिबल्स आर ड्राइंग, तो मेरे को यहाँ पर इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, सम स्क्रिबल्स आर ड्राइंग एंड सम ड्राइंग्स आर पेंटिंग, सम ड्राइंग्स आर पेंटिंग, ये लो क्रिएट हो गया। और ड्राइंग्स आर स्क्रिबल, ये कहना ही गलत है। सम स्क्रिबल्स आर डेफिनेटली नॉट पेंटिंग, some scribbles are definitely not a painting, यानी some scribbles are definitely not a painting। ये वन ऑफ द केस है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है ना, क्योंकि जब वो कह रहे थे some drawings are painting तो मैं ऐसा भी बना सकता था, ये देखो some scribbles are drawing, है ना, और फिर some drawings are painting, ये लो some drawings are painting। अब कहो कि सम स्क्रिबल्स आर डेफिनेटली नॉट पेंटिंग, है ना, सम स्क्रिबल्स आर पेंटिंग, तो वो डेफिनेटली नॉट पेंटिंग कैसे कह रहे हो, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। तो केसेस हमेशा बनते हैं, अगर इस केस में सही हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सली सत्य है, इस केस में भी सही होना चाहिए, सभी केस में अगर सही है तो वो कंक्लूजन सही है, और अगर एक भी केस में गलत हो गया तो कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस में गलत हो गया, इसलिए नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से ये सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। 8 people आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विद 4 people ईच इन सच अ वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन्स। अच्छा, कैसे बैठ रहे हैं, 2 पैरेलल रोज में बैठ रहे हैं, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। चलो, 2 parallel rows with 4 each in such a way they are equidistant between the adjacent person, ये equidistance ताकि opposite सही डायरेक्शन में आपको दिखाई दे। चलो, BLOT are seated in same row facing south। अच्छा, ये डेटा क्या कह रहा है, BLOT ये साउथ को फेस कर रहे हैं, तो फिर ये जो ACKP जो है यहाँ पर ये होने चाहिए नॉर्थ फेसिंग, ऑब्वियसली बात है ना। तो अब BLOT को यहाँ पर मत डायरेक्टली बिठा देना, क्योंकि यहाँ पर BLOT का वही अरेंजमेंट है, ये हमको नहीं मालूम, B पहले है या B बाद में भी हो सकता है ना। हाँ, ऑब्वियसली बात है, इनमें BLOT ही आना है, ACK पे आ नहीं सकता। ठीक है, सिमिलरली इस वाले में ACKP आएगा, BLOT आ नहीं सकता। चल, इतना बात तो क्लियर हो गया। अब आगे सीटिंग करवाई देते, फिर क्या कह रहे हैं, C सिट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ देयर रो। C कहाँ पर था, नीचे वाले में, एक्सट्रीम लेफ्ट यहाँ पर आ गया। चलो, ये बात अच्छी है, इसका सीटिंग हो गया। एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ A, तो A इधर आया। ठीक है, K सिट्स बिटवीन A एंड P, A एंड P के बीच में K बैठता है। चलो, ये देखो ACKP का अरेंजमेंट हमारा हो चुका है। अब आगे कह रहे हैं K सिट्स बिटवीन A एंड P एंड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू L, K इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू L, ये देखो L की सीटिंग मिल गई। T सिट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू P, ये रहा P के ऑपोजिट में T। फिर कह रहे हैं O डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ देयर रोज, O एक्सट्रीम पर नहीं बैठता, इधर नहीं बैठता O, तो O को बीच में ही बैठना, एक ही पोजीशन बची है, तो फिर B यहाँ पर बैठेगा और BOLT, इस प्रकार से अरेंजमेंट होगी। अब फाइनली वो पूछ रहे हैं कि A के ऑपोजिट में कौन बैठा है, A के ऑपोजिट में O बैठा है। सो यस, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ओ इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 23। रेक्टेंगल